पाकिस्तान की कहानी। सवाल यह है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहां शुरू हुई और कौन से अहम किरदार इस कहानी का हिस्सा रहे। आइए इस वीडियो में आपको मजीद मालूमात से आगाह करते हैं। 1600 ईस्वी में लंदन के चंद ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और मलका एलिज़ाबेथ से इजाजत के बाद बरे-सगीर में तिजारत शुरू कर दी। मुगल हुक्मरानों ने इन ताजरों को बहुत सी मराद भी दी, जिनका इन ताजरों ने खूब फायदा उठाया। कुछ वक्त गुजरने के बाद इन्हीं ताजरों ने बरे-सगीर के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मुगल हुकूमत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए अंग्रेजों के इन इकदामात को रोक नहीं सकती थी। 1839 में नियानी के मुकाम पर फैसला कुन लड़ाई हुई और चार्ल्स नेपल की फतह हुई। कश्मीर पर कब्जा करने के बाद अंग्रेज कश्मीर को सिर्फ 75 लाख के हिसाब से राजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। बहुत कम वक्त में बरे-सगीर का बहुत सा हिस्सा इनके कब्जे में आ जाता है। इस कब्जे के बाद मुख्तलिफ जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें शुरू हो जाती हैं। 10 मई 1857 को मुसलमान और हिंदू मिलकर मीरठ के मुकाम पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते हैं, लेकिन वो जंग हार जाते हैं और कामयाबी अंग्रेजों का मुकद्दर बन जाती है। इस जंग के बाद अंग्रेज बहुत जुल्म करते हैं। जंग आज़ादी में चूंकि मुसलमान आगे आगे थे, इसलिए अंग्रेजों के जुल्म और सितम का ज्यादातर निशाना मुसलमान ही बने। कई शहर तबाह हो जाते हैं, चौराहों पर फांसियां दी जाती हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान मुआशी, तालीमी और समाजी लिहाज से बहुत पीछे रह जाते हैं। मुसलमान हर मामले में अंग्रेजों से कतई ताल्लुक कर देते हैं और इनका मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा होता है। इन कठिन हालात में सर सैयद अहमद खान आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों को तालीम की तरफ मशगूल करते हैं। सर सैयद अहमद खान ने बहुत से तालीमी इदारों की बुनियाद रखी, मगर अलीगढ़ कॉलेज इनकी नुमाया कामयाबी थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हो जाता है। दफ्तर में उर्दू की जगह हिंदी जुबान को नाफिज करने की कोशिश की जाती है। फिर इसके बाद हिंदू और मुसलमानों में तनाज़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं और अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों में मौजूद मजहब के इख्तलाफ को खूब हवा दी। इस वक्त तक हिंदुस्तान में एक ही बड़ी सियासी जमात थी, जिसे कांग्रेस कहा जाता था। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा देते थे। 1898 में सर सैयद अहमद खान वफात पा गए, मगर उस वक़्त तक मुसलमानों के पास रहनुमाओं की एक खेप तैयार हो चुकी थी। अगरचा सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा दिया था, मगर अब हालात ऐसे थे कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी की शदीद ज़रूरत थी। 1 अक्टूबर 1906 मुसलमानों का एक वफ्द वायसराय लॉर्ड मंटो से मिला और जुदागाना इंतखाब का मुतालबा किया। वायसराय ने काफ़ी हौसला अफजा बातें की, जिसके बाद दिसंबर 1906 में मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी जमात मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और सर आगा खान इसके पहले सदर बने। वक्त गुजरने के साथ साथ मजहबी फसादात में इजाफा होता चला गया। 1913 में कायदे आज़म कांग्रेस से अलहदा होकर मुस्लिम लीग का हिस्सा बन जाते हैं। कायदे आज़म की कोशिशों से 1916 में मुआहिदा लखनऊ हो जाता है, जिसमें कांग्रेस जुदागाना इंतखाबात पर राजी हो जाती है। इस दौरान जंग अजीम अव्वल भी चल रही होती है। जंग अजीम अव्वल के इख्तिताम पर तुर्की को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 1919 में बरे-सगीर के मुसलमान खिलाफत और मुकद्दस मुकामात की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये बरे-सगीर की सबसे बड़ी तहरीक बन जाती है। गांधी इस तहरीक में मुसलमानों का साथ देते हैं, मगर अचानक बाद में इस तहरीक से अलग हो जाते हैं। इस तहरीक की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसानात भी होते हैं। बगावतों को कुचलने के बाद 1919 में रिवोल्ट एक्ट नाफिज कर दिया जाता है, जिसमें लोगों को बगैर अदालती कार्रवाई के शक व शुबे की बुनियाद पर मारने का हुक्म दे दिया जाता है। इस एक्ट के बाद बगावतों में मजीद शिद्दत आ जाती है। चुनांचा अंग्रेज अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जलसे पर फायरिंग करके 1200 से जायद लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। 1920 से 1922 तक तहरीक अदम एतमाद चली। 1928 में कायदे आज़म ने अपने 14 नकात पेश किए,
जिसमें मुसलमानों की अलग सियासी नुमाइंदगी और मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई। 1930 में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों की अलहदा अलग रियासत को तमाम मसाइल का हल करार देते हैं। अगले साल गोल में इस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के लिए फिर अलग रियासत का मुतालबा करते हैं, मगर कांग्रेस तकसीम के किसी फार्मूले पर तैयार नहीं होती। 1933 में चौधरी रहमत अली एक पम्फलेट नाउ और नेवर में एक नई मुसलमान रियासत का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मायूस होकर लंदन चले जाते हैं। फिर अल्लामा इकबाल की दरख्वास्त पर 1934 में वापस आते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। फिर 1937 में आम इंतखाबात मुनक्कद होते हैं, जिसमें कांग्रेस 1585 सूबाई नशिस्तों में से 707 जीत जाती है, जबकि मुस्लिम लीग सिर्फ 109 नशिस्तें जीत पाती है। इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत बनाती है, मगर मुसलमान अपने हकूक से महरूम रहते हैं। 1939 में जब ये कांग्रेसी वजारतें ख़त्म होती हैं तो मुस्लिम लीग यौम नजात मनाती है। 1940 में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास लाहौर में होता है, जिसमें मौलवी फजलुल हक करारदाद पाकिस्तान पेश करते हैं, जो मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली जाती है। इस इजलास में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने खुतबे सदारत में कहते हैं कि 500 साल इकट्ठे रहने के बावजूद हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सके। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और यहीं से दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी गई। इसके बाद पाकिस्तान का मुतालबा ज़ोर पकड़ना शुरू कर देता है और तहरीक पाकिस्तान अरूज पर पहुंच जाती है। मुसलमान अलग वतन के मुतालबे के लिए तहरीकों का आगाज़ कर देते हैं, मगर हिंदू और सिख तकसीम की शदीद मुखालफत करते हैं। इसी दौरान मज़हब के इख्तलाफात और फसादात मज़ीद बढ़ने लगते हैं। 1200 साल इकट्ठे रहने वाले लोग एक दूसरे के गले काटने में मसरूफ़ थे। 1942 में क्रिप्स मिशन बरसगीर में आता है, मगर कायद-ए-आज़म और गांधी दोनों इस मिशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर देते हैं। 1944 में एक माकूलियत पसंद कांग्रेस रहनुमा राजगोपाल आचारी मुसलमानों के अलग वतन के मुतालबे को तस्लीम कर लेते हैं। गांधी मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर अड़ जाते हैं और कायद-ए-आज़म अलग वतन का मुतालबा जारी रखते हैं। अब हिंदुओं और मुसलमानों के रास्ते वाज़े तौर पर अलग अलग हो जाते हैं। 1945 में वॉइसरॉय हिंदुओं और मुसलमानों की एक कॉन्फ्रेंस शिमला में मुनक्कद करवाते हैं। नेहरू हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं, सितारा सिंह सिखों की नुमाइंदगी करते हैं और दोनों तकसीम के किसी फार्मूले पर तैयार नहीं होते और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुसलमानों की नुमाइंदगी करने आते हैं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के हसूल के अलावा किसी भी मुआहदे पर आमादा नहीं थे। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में इख्तलाफ हो जाता है और वेवल प्लान भी नाकाम हो जाता है। कांग्रेस और लॉर्ड वेवल कायद-ए-आज़म को इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। वेवल प्लान की नाकामी के बाद लॉर्ड वेवल आम इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं। कांग्रेस मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुस्लिम लीग अलहदा पाकिस्तान के मुतालबे के साथ मैदान में उतरती हैं। दोनों जमातें इलेक्शन मुहिम में खूब जान लड़ाती हैं। ये इंतखाबात जुदागाना तरीका पर मुनक्कद होते हैं। पूरे बरसगीर में मुसलमानों के लिए मरकजी असम्बली में 30 नशिस्तें मुख्तस थीं। मुस्लिम लीग ये 30 की 30 नशिस्तें जीत जाती है। सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग ने दूसरी जमातों को शिकस्त से दो चार कर दिया। 1945-46 के इन आम इंतखाबात कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं और अब पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार हो जाती है। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बरसगीर में आता है। हुकूमत साजी में शरीक होने के लिए कैबिनेट मिशन की तमाम तजावीज़ को मानना ज़रूरी था। कांग्रेस इस प्लान पर बहुत खुश थी, मगर मुस्लिम लीग इलेक्शन जीतने के बाद इस प्लान से काफ़ी मायूस थी। तवक्को यही की जा रही थी कि कायद-ए-आज़म इस प्लान को मानने से इनकार कर देंगे और मुस्लिम लीग हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं ले सकेगी, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस प्लान को मानकर कांग्रेस को हैरान कर दिया। अब कांग्रेस ने आधा प्लान मंजूर किया, हालांकि हुकूमत में शामिल होने के लिए पूरा प्लान मंजूर करना ज़रूरी था। कायद-ए-आज़म के मुतालबे के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्लान नाफिज करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग इससे बहुत मायूस हुई और 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग ने यौम रास्त इक़दाम का ऐलान किया। जगह जगह मुज़ाहिरे हुए। मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के दिए हुए खिताबात वापस कर दिए।
लॉर्ड वेवल जब बरसगीर का सियासी हल निकालने में नाकाम हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के तौर पर बरसगीर में भेजा। 20 फरवरी 1947 को बरतानवी वजीर आज़म ने ऐलान किया कि 1948 में बरसगीर पर बरतानवी राज ख़त्म कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे बरसगीर में फिरकावाराना फसादात के शोले भड़कने लगते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन तकसीम हिंद का ऐलान करता है। इस मंसूबे के तहत पंजाब और बंगाल की तकसीम की जाएगी। तकसीम की जिम्मेदारी रेडक्लिफ को सौंपी जाती है। रेडक्लिफ इंतहाई मुतनाज़ा तकसीम करता है और नए ममालिक में दुश्मनी की बुनियाद डाल देता है। हालांकि बरतानवी हुकूमत ने 1948 में बरतानवी राज ख़त्म करने को कहा था, मगर इसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया। आज़ादी के ऐलान के साथ ही लोगों ने अपने नए मुल्क में हिजरत शुरू कर दी। इस हिजरत के दौरान फसादात अरूज पर रहे। वजह यह थी, एक तो फौज डिसफंक्शनल थी और दूसरा बरतानिया ने वक्त से पहले आज़ादी देकर दोनों ममालिक को नई मुसीबत में डाल दिया था और यूं इन फसादात में 10 लाख के करीब लोग हलाक हुए। पाकिस्तान हमें ऐसे ही नहीं मिला, बहुत सी कुर्बानियों के बाद कुदरत ने हमें इस मुल्क से नवाजा। मेरे दोस्तों, हम लोग हमेशा ये शिकवा करते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हकीकत तो ये है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान ने हमको आज़ादी दी, हमें आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका दिया। आज हम जो कुछ भी हैं अपने मुल्क की वजह से हैं। गुलामी क्या होती है ये आप उन लोगों से पूछें जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज़ादी की कीमत उन लोगों से पूछें जिन्होंने इस वतन की आज़ादी के लिए अपने सर कटवा दिए, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपने अजीज़ो अकारब को अपनी आंखों के सामने खो दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि हम लोग आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। इस वतन की कदर करें, इसका ख्याल रखें और अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।